आइए साहब। तो कर्व आपका बनाया हुआ आप वापिस मत बनाइएगा। ये कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर में। आप देख सकते हैं 3 भागों में हमने इसको बांटा है। पहले बांटा था A ग्रेटर देन 170। इधर वाले लोग क्या शो करते हैं? फिशन। ये हमने पढ़ लिया था, देख लीजिए। फिशन की रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए। यही कर्व के पास लिख लीजिए। 235 यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन का अटैक करेंगे तो क्या बनता है? बेरियम प्लस क्रिप्टॉन। और कितने न्यूट्रॉन? 3। याद आया भाई? ये रिएक्शन भी काम की है, पूछी जाती है। आज पढ़ने वाले हैं ये वाला, जिस ए 30 से 170 के बीच। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहां देखिए, मास नंबर तो लगातार बढ़ रहा है, पर बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इन सभी की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। मतलब ये सब कैसे न्यूक्लियाई हैं? स्टेबल। स्टेबल न्यूक्लियाई। तो आज हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट जिनका मास नंबर 30 से 170 के बीच में। आइए जल्दी से लिख लें। ग्राफ आपके बना हुआ है मेरे हिसाब से, है ना? ग्राफ में ही अब अपन को आगे का एक पॉइंट डिस्कस करना है। आज पढ़ाऊंगा अल्फा बीटा गामा। आज चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर एक एक्सरे बचेगा। वैसे एक्सरे कहीं थ्योरी में दे तो नहीं रखा है, पर एक सवाल दे रखा है एक्सरे का 11.1। तो उसके लिए अपन 1 घंटा मेहनत और करेंगे, है ना? चलो क्या आगे बढ़े? हो गया। आइए अब लिखिए कॉन्सेप्ट जिनका मास नंबर 30 से 170 के बीच में है। इनके लिए अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखें तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो इस बात को शो करता है कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये भाई साहब 2 बार 3 बार पेपर में आ गया। अभी 2025 में फिर पूछा गया जेई मेन में। अब इस बात को समझने के लिए 10-12 मिनट खर्च करने पड़ते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट क्यों है। ग्राफ आप देख सकते हैं, मैं फिर हल्का सा बना देता हूं, आप भी हल्का सा साइड में बना लीजिए। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, यहां बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब ऐसा क्यों? थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने, आंसर भी लिख दिया, और यही अससन रीजन में पूछा गया था। क्या बोलना शुरू करूं? चलिए 2-3 बार बोलूंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यहां मास नंबर लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ रहा है। पहले तो ये बताओ मास नंबर होता क्या है? मास नंबर होता है ऊपर वाला नंबर या नीचे वाला नंबर? ऊपर वाला नंबर। ऊपर वाला नंबर बताता क्या है ये बताइए? ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसे शायद हम बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। अब आप बिंदा समझना, मन खुश करना, मजा आएगा। मैं किसी एक न्यूक्लियन की बात करता हूं। जब मैं न्यूक्लियन बोल रहा हूं, इसका मतलब है ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, और इसको न्यूक्लियस के अंदर दूसरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने क्या कर रखा है? घेर रखा है। मैंने मास नंबर और बढ़ाया। मास नंबर बढ़ाने से क्या होगा बताइए? मास नंबर बढ़ाने से का मतलब और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ी। मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब उसको घेरने वाले लोग और बढ़ गए।
फिर मैंने मास नंबर और बढ़ाया, उसको पर्टिकुलर न्यूक्लियन को घेरने वाले लोगों की संख्या और बढ़ गई। सर और बढ़ने से क्या होगा? ये इंटरेक्शन करेगा, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, जिससे उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। आपने ए और बढ़ाया, अब क्या हुआ? और न्यूक्लियन की संख्या बढ़ी, इसको सभी तरफ से पूरा घेर लिया गया। अब आपने और ए बढ़ाया, अब आनंद आएगा। इस और ए बढ़ाने से अब इसके पास तो जगह है ही नहीं, वो आदमी कहाँ खड़ा रहेगा? दूर। और अगर वो दूर खड़ेगा तो यही खेल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो दूर है तो न्यूक्लियर फोर्स का इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। नए मेहमान आते जा रहे हैं, परंतु इस पर्टिकुलर न्यूक्लियन को कोई फर्क ही क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो चारों तरफ से ऑलरेडी घिर चुका है। अब जो भी नया मेहमान आएगा वो एक पर्टिकुलर दूरी से ज्यादा दूरी पे खड़ा होगा और न्यूक्लियर फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। चूंकि न्यूक्लियर फोर्स काम ही नहीं कर रहा तो बाइंडिंग एनर्जी में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। मैं इस बात को फिर समझाता हूँ, आप जबरदस्ती इसमें हाँ नहीं भरें। जैसे मैं पर्टिकुलर न्यूक्लियन हूँ, मुझे अभी एक, दो, तीन, चार बच्चों ने मेरे पास खड़े, मैं इनसे बात कर रहा हूँ 2025 भैया कैसे पढ़ाई करनी है, क्या रिवीजन करना है ना। चार बच्चे और आ गए, यार गुप्ता सर बात कर रहे हैं, चार बच्चे और खड़े हो गए पास में आके, वो भी सुन रहे हैं, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। चार और आ गए, 12 बच्चे हो गए, 15 बच्चे हो गए। एक समय ऐसा आएगा कि मुझे 16-18 बच्चों ने 100% क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब मैं उन 18 बच्चों का जवाब दे पा रहा हूँ। आप मुझे इमेजिन करिए, अगर कोई 19वां बच्चा एंटर करेगा तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैं तो 19 के 19 बच्चों से पूरा कवर हूं। प्लस क्या वो मेरे पास आके खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता बताइए? क्योंकि 19 बच्चों ने सब घेर रखा है। तो उसको मुझे कुछ ज्यादा दूरी पे खड़ा होना, और जैसे वो ज्यादा दूरी पे खड़ा होगा मेरा उससे कोई इंटरेक्शन ही क्यों नहीं होगा बताइए? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। वो ना तो मुझसे इंटरेक्शन कर पाएगा, ना मैं उससे बात कर पाऊंगा। इसका मतलब वो मेरी बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादा परिवर्तन नहीं ला पाएगा। अब देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पर जैसे जैसे मेंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे उस पे इंटरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप कोई टॉफी लीजिए, जेम्स खाते हैं, एक जेम्स रखिए बीच में कलरफुल, अब क्या करिए, दो जेम्स और कवर करिए, दो और करिए। एक बार ऐसा होगा 10 जेम्स ने उस पर्टिकुलर जेम्स को क्या कर लिया? कवर। अब बताइए 11वीं जेम्स कहाँ आएगी? पास आएगी या दूर खड़ी होगी? दूर, क्योंकि जगह ही नहीं है ना भाई पास में। तो इसका मतलब अब जो पर्टिकुलर जेम्स बीच में थी उससे उस नए जेम्स की दूरी ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। और जैसी ज्यादा हो गई अब इससे इंटरेक्शन, और अगर ये इंटरेक्शन नहीं करेगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखते हैं इसी बात को कितना बढ़िया लिखा है, आपका मन खुश होगा। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे भाई तो एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस ना एट पार चलेगा। नोट्स के भरोसे बैठे रहोगे, मुझे तो पता है नोट्स मैंने सब लिखा दिया है, पर खेल कॉन्फिडेंस का है। और वो आता है खुद की किताब पढ़ने से, एक एक सवाल करने से। पढ़ेंगे तो मजा आएगा, आपको लगेगा कि यार अपना सारा कंटेंट हो गया है, एक एक ग्राफ, एक एक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है। मेहनत तो ऐसे ही होगी भाई, काम ऐसे ही चलेगा। अब ये देखना क्या लिखा है इसने। अब मैं सेंटेंस पढ़ के दिखा रहा हूं आपको, यही बातें आप जब पढ़ोगे ना घर जाके अंडरलाइन, 1 घंटा किताब पढ़ो, एक एक शब्द काम का है और बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जैसा अपन ने क्लास में पढ़ा है। अब देखना, ये पढ़ा रहा हूं, 3 बार पेपर में आया है। देखो पॉइंट नंबर 2, आराम से पढ़ो, 5 मिनट खर्च करो, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स रहो। द कॉन्स्टेंसी, भाई ने पहला शब्द ही भारी भरकम, बल्लेबाजी पहले बॉल से ही। कॉन्स्टेंसी क्या होता है? अपन बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या है यहाँ पर?
ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। भाई ने भारी शब्द काम में लिया, कॉन्स्टेंसी। द कॉन्स्टेंसी ऑफ अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, constancy of the binding energy per nucleon in the range is a consequence of fact that the nuclear force is short range। यहीं से सवाल बन गया, यहीं से रीजन बन गया। अब भाई ने इसका क्या दिया है आगे, एक्सप्लेनेशन। पहले क्या ये दो लाइन समझ में आ रही है? बोलो इसको हिंदी में, बोलो टूटा फूटा। 30 से लेकर 170 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो इस बात को शो कर रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ। अब तुरंत साइंस का दिमाग क्या कहेगा, क्यों? साइंस का दिमाग यही कहता है, आपने उसको दबा दिया है 7वीं 8वीं से। आपने प्रयास किया था 6ठी 7वीं 8वीं में 15-20 बार, पर टीचर ने दबा दिया, तो आपने वो साइंस वाला दिमाग दबा दिया। धीरे धीरे आपने साइंस की बुक के आगे नहीं एसएसटी लिखो, धीरे धीरे आप रटने वाले मोड में चले गए और नंबर भी आते गए आपके। तो आपने मान लिया इन्होंने गलत नाम छाप दिया आगे, वास्तव में ये भी रटने वाला ही सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है, आराम से समझा जा सकता है। अब देखो कितना बढ़िया लिखा है, कंसीडर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियन। पर्टिकुलर न्यूक्लियन मतलब मैं खड़ा हूं, अब मेरे आसपास 2 लोग आए, 4 लोग आए, 6 लोग आए, 10 लोग आए, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब जो नया मेंबर आएगा, क्या वो मेरे पास आएगा या मेरे से दूर होगा? और अगर वो मेरे से दूर होगा मतलब मेरे न्यूक्लियर रेंज के बाहर है, और अगर न्यूक्लियर रेंज के बाहर है तो वो मुझसे इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। भाई जो मेरे पास 10-12 लोग खड़े थे, वो मेरे से बात कर रहे थे, सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सर, इतनी बातें चल रही हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए सर, क्या हो क्या रहा है ना? वो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ। इतने में जो दूसरे लोग आएंगे, मैं उसको देख ही नहीं पाऊंगा। इसने लिखा है देखिए, consider a particular nucleon inside a sufficiently large nucleus, it will be under the influence of only some of its neighbors which come within the nuclear range। अब if any other nucleon, एक नया बच्चा आया, is at a distance more than the range, then particular nucleon, it will not influence on the binding energy of nucleon under consideration। देखिए कितना मस्त पैराग्राफ लिखा है। क्या आपने एक चारों तरफ से घेर रखा था, अब जब नया मेंबर आया तो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियन से उस नए मेंबर का कोई इंटरेक्शन क्यों नहीं है? कारण बताइए। क्योंकि न्यूक्लियर रेंज से ज्यादा रेंज आने पर न्यूक्लियर फोर्स काम ही। सर कैसे पता? अरे भाई, अरे भाई, ये देख, ये देख, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर दूरी पर आने के बाद, 1 फर्मी 2 फर्मी आने के बाद न्यूक्लियर फोर्स तो तेज गति से खत्म होते जाते हैं, जबकि तो न्यूक्लियर फोर्स कैसे हैं, शॉर्ट रेंज। 5 प्रॉपर्टी बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स की, आओ याद करो। पहला, शॉर्ट रेंज फोर्स। दूसरा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तीसरा, चार्ज इंडिपेंडेंट, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच में फोर्स सेम रहता है। चौथा बोलिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। पांचवा, ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव। 0.8 फर्मी से ज्यादा होने पर अट्रैक्टिव, कम होने पर। पांचों पॉइंट याद हो गए यार, न्यूक्लियर फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी की ये वाली अब प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। यहां पर क्या है बताइए, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यस और नो? क्या ये बात ओके है क्या? अब आइए, ये बात लिख ली, ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन है। ये ना तो चित्र बनाना है ना एनसीईआरटी लिखनी है, सिर्फ अपन को ये बात ध्यान होनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट। जो इस बात पे ठप्पा लगाता है कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, अससन रीजन में 2 से 3 बार आया हुआ है, फिर आने की संभावना है। अब बताइए कौन सा रीजन रह गया, ए लेस देन 30। इसकी बात करते हैं, तो अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, ए लेस देन 30। अब बताइए ये छोटे न्यूक्लियाई हैं या बड़े? छोटे, लाइटर न्यूक्लियाई हैं।
बताइए ये क्या शो करते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? दो लाइटर न्यूक्लियाई का, दो लाइटर न्यूक्लियाई का फ्यूज होकर बड़ा न्यूक्लियाई बनाना। बड़ा न्यूक्लियाई बनाना। उदाहरण के तौर पर ए प्लस बी मिलके बना रहे हैं सी प्लस एनर्जी रिलीज। ये फिशन है या फ्यूजन है? फ्यूजन। सर इसमें एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी देनी पड़ती है? दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, ये याद रखना। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यार फिशन में रिलीज होती है फ्यूजन में तो देनी पड़ती है ना। दोनों में ही, चाहे फिशन हो या फ्यूजन हो, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, इस बात का ध्यान रखना। दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। बोलिए क्या ये बात ओके है? अब फिर वही पुरानी बातें याद करो। एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी आ कहां से रही होगी? बचपन का वो नियम अभी भी है, एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड। तो फिर एनर्जी आती कहां से है ये? एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर की आत्मा का। आइंस्टीन मुस्कुरा रहे हैं सुबह सुबह 7:30 बजे। मास में कमी आई होगी और वो किस में बदल गई होगी? एनर्जी में। ई बराबर एम सी स्क्वायर। पूरे चैप्टर की वही आत्मा है भाई, पूरे चैप्टर की यही आत्मा है। मास में कमी और वो किस में बदल गई होगी? एनर्जी में। एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सो या एंडो? एक्सो। और सोचिए, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम ने एनर्जी को बाहर फेंक दिया, तो सिस्टम खुद कैसा हो गया? स्टेबल। इसका मतलब प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। प्रोडक्ट्स आर, सर कैसे दिखाओ सर? ये देखो, हर चीज ग्राफ में दिखेगी। ये 1H1 है या 2H1 है, ये 3H1 है। ड्यूटेरियम ट्रीटियम, ये इन्होंने मिलकर बनाया हीलियम। खुद बताइए किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, हीलियम की या ड्यूटेरियम ट्रीटियम की? हीलियम ऊपर बैठा है। और स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, याद करिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो कैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। आपको ऐसा यूं डिस्कशन मोड आना चाहिए। सर एनर्जी रिलीज हो रही है, सर पहला प्रश्न, सर एनर्जी क्यों रिलीज हुई? मास में कमी आई होगी। फिर सर एनर्जी रिलीज हो गई तो सिस्टम क्या हो गया होगा? स्टेबल। अच्छा सिस्टम स्टेबल हो गया होगा, मतलब प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। अच्छा प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल तो उनकी माइनस एनर्जी प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ये देख लो। सर फिक्शन में भी ज्यादा होती है, हाँ। ये यूरेनियम यहां से टूटा, जब टूट के इसने दो न्यूक्लियाई बनाए, तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी इसकी तुलना में ज्यादा है। दोनों ही केस में प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। क्योंकि प्रकृति में कोई रिएक्शन अगर हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, इसका मतलब यही है वो क्यों हो रही है? ताकि प्रोडक्ट्स को क्या बनना है? स्टेबल बनना है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या? सर ये कहाँ हो रही है? सर सूर्य में, सन में ये अभिक्रिया करोड़ों साल से चल रही है। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। रावत भाटा में जो हो रहा है वो न्यूक्लियर फिशन है। दोनों बातों में अंतर है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूरज में क्या चल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस बात को लिखिएगा, एनर्जी रिलीज है बोले तो एक्सो है, एनर्जी रिलीज है बोले तो एक्सो है। और बोलिए प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। और बोलिए बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा? प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की ज्यादा।
कोई आपसे पूछे क्यू वैल्यू बताओ, तो क्यू वैल्यू इज एनर्जी, कैसे निकालेंगे बताओ? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है भाई, इसको जरूर ध्यान से स्टार लगा के रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। सही है। ये देखो मैंने दोनों शब्द लिख दिया, नहीं तो क्या होता है बाद में अपन जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है नहीं यार फिशन में ऐसा होता था, तो फ्यूजन में तो उल्टा होगा। बिल्कुल नहीं, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, दोनों लिख दिया ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, दोनों एक्सो हैं, दोनों की क्यू वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। जब भी क्यू ग्रेटर देन जीरो होता है इसका मतलब एक्सो है, क्यू ग्रेटर देन जीरो होता है मतलब एक्सो है। अब अगले 15 मिनट में ये सिखाता हूं पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों संभव नहीं है। सन में तो हो रहा है पर पृथ्वी पर यह संभव नहीं है। तो पहले तो ये लिख लें, सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी का सोर्स आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। पलटू नेक्स्ट। अब पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? एनसीईआरटी का ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसी को मैं डिस्कस करता हूं। हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। क्या होता है हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, उस पर मेहनत करते हैं, डायग्राम आप बना लीजिए। अब आप बोल तो रहे हो कि दो हाइड्रोजन को जोड़ दो और न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, पर इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है वो जरा सुनिए। दो हाइड्रोजन को आप पास लेके आ रहे हो,
इतना आसान थोड़ी ना, पास लाए और फेविक्विक से चिपका दिया, या रबड़ बैंड खोला चोटी में से, रबड़ बैंड बांध लिया, लो सर चिपक गए सर, स्टेपलर लगा दी सर। तो सर इतना आसान क्यों नहीं है सर जोड़ना? आप खुद सोचिए, हाइड्रोजन पर है प्लस चार्ज, दूसरे हाइड्रोजन पर भी प्लस चार्ज है, जैसे ही आप इसको पास लाओगे कोलंबिक फोर्स के कारण ये इसको क्या करेगा? रिपेल। बात की गंभीरता को समझिए। क्यों पृथ्वी में इतने कंट्रीज हैं, इतने वैज्ञानिक हैं, इतने लेबोरेटरी हैं, तो ये क्यों संभव नहीं हो पा रहा है? उसका कारण समझ में आएगा आपको। जैसे ये दीवार हाइड्रोजन है, मैं भी हाइड्रोजन हूं, या ड्यूटेरियम है, मैं ड्यूटेरियम हूं, मैं इसके जैसे ही पास जा रहा हूं, ये मुझे क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। मैं इसके पास जा रहा हूं, ये मुझे क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। कारण क्या है रिपल्शन का? कारण क्या है? कोलंबिक फोर्स। तो सर फिर कैसे फ्यूजन होगा? हमें तो जोड़ना है। तो एक संभव है ऐसा, ये मुझे कर रहा है रिपेल। अगर मैं अपनी काइनेटिक एनर्जी को बहुत जबरदस्त बढ़ा दूं, तो इसके रिपल्शन को भी मैं क्या कर दूंगा? ओवरकम। फील करिए, अगर मैं इसकी तरफ बहुत तेज दौड़ के जाऊं, बहुत तेज दौड़ के जाऊं, तो क्या होगा? जो इसका रिपल्शन है, मैं उस रिपल्शन को ओवरकम करता हुआ इससे जाके चिपक जाऊंगा, बशर्ते मेरी काइनेटिक एनर्जी पर्याप्त होनी। अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल जा रहा हूं, तो ये मुझे कोलंबिक फोर्स के कारण क्या कर रहा है? रिपेल। मैं इसकी तरफ जा रहा हूं, ये मुझे क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो मैं पहले क्या निकालूं कि इसका रिपल्शन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और अगर मैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। अब वो कह रहा है दो ड्यूटेरियम है, इनकी हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर निकालिए। तो कोलंबिक फोर्स के कारण रिपल्शन होगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको फॉर्मूला पता है, तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर, बी आर वाई सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, यू बराबर के क्यू वन क्यू टू बाय आर। आर होता है दोनों चार्ज के बीच की दूरी, के 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू न्यूट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दूसरा चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बटे दूरी 2 आर, आर दे रखा है 2 फर्मी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। मतलब इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपको चाहिए। ये एनसीईआरटी का सवाल है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने ड्यूटेरियम को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी 360 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। अब याद करिए थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kT। टेम्परेचर के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो कितनी होती है? 3/2 kT। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा भाई साहब 3 इंटू 10 की पावर। आप इस बात को समझो, अगर आपको फ्यूजन कराना है तो आपको अरबों खरबों केल्विन का क्या चाहिए? टेम्परेचर। अब उल्टा सोचो, सर सुबह सुबह नींद आ रही है, आप पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हो सर, धीरे धीरे पढ़ा देता हूँ, चिंता क्यों कर रहा है? अब उल्टा सोचो, अरबों खरबों का टेम्परेचर क्यों चाहिए? अगर इतना केल्विन टेम्परेचर होगा तो मेरा ड्यूटेरियम क्या चलेगा? तेज। तेज चलने से क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी जबरदस्त होगी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा? ओवरकम कर देगा। इतना तापमान पृथ्वी पर किसी भी लेबोरेटरी में संभव नहीं है, इसलिए अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाया। पर ये खेला कहां हो रहा है बताइए? सन में तो हो रहा है ये खेला, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। वहां भी टेम्परेचर इतना नहीं है। अगर आप वास्तव में देखो तो सन पर टेम्परेचर 10 की पावर 7 केल्विन ही है, फिर भी वहां फ्यूजन आराम से हो रहा है। कारण वहां जो ड्यूटेरियम और प्रोटॉन है वो रुके हुए नहीं है, उनके पास ऑलरेडी कुछ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है वो थोड़ा सा कम है, तो काम 10 की पावर 7 केल्विन पर भी हो जाता है। तो सन पे तो फ्यूजन पॉसिबल है, परंतु हमारे पृथ्वी पर फ्यूजन अभी तक संभव नहीं है।
यही प्रश्न एनसीईआरटी का अगर आप किताब लेकर आए हैं तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर उसने पूछा है और यही सवाल है, और उसने ये पूछा है बताइए हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। सवाल नंबर भी बता दें, मैं लिख ही देता हूं। 13.9 है, क्या है 10 है, 13.9। यही पूछा है उसने, दो ड्यूटेरियम आयन है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बताइए हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर बताइए। तो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर का मतलब होता है कूलम्बिक रिपल्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आती है। आप इसको फील करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि क्यों दो ड्यूटेरियम को जोड़ना कठिन है। एनालिटिकल सोचिए, मैं एक पॉजिटिव को जब दूसरे पॉजिटिव के पास लाऊंगा तो कूलम्बिक फोर्स भयंकर लगेगा, और उस रिपल्शन के कारण दोनों को जोड़ना संभव नहीं है। हाँ, ये संभव है, जो रिपल्शन लग रहा है उससे भी तेज अगर मैं दौड़ता हुआ चला जाऊं तो मैं उस रिपल्शन को क्या कर जाऊंगा, ओवरकम। बोलिए, क्या ये बात ओके है? एक क्लास का और बचेगा 1.5 से 2 घंटे का, तो या तो कभी रेगुलर क्लास में कोई खाली क्लास जाएगी तो ले लूंगा, या फिर इवनिंग में बुला लेंगे, ताकि अपना ये पूरा हो जाएगा। एक्सरे बचेगा, कोशिश करूंगा आज अल्फा बीटा गामा भी हो जाए, नहीं तो 1.5 से 2 घंटे का कंटेंट बचेगा। या तो रेगुलर क्लास में कोई क्लास ब्लैंक जारी होगी तब ले लूंगा, या एक दिन एक्स्ट्रा बुला के हम इसको पूरा कर लेंगे। आज है खाली एक्स्ट्रा क्लास? मैं देख लूंगा एक बार, अगर मेरा भी शेड्यूल ब्लैंक होगा तो मैं ले लूंगा। चलिए, क्या आगे बढ़ें क्या? ये हो गया क्या? तो पृथ्वी पर ये अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बताइए? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, इतना टेम्परेचर संभव नहीं है। लोग मेहनत कर रहे हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं कुछ ऐसा बनाने के लिए, एक प्लाज्मा बना रहे हैं जो इतना हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, पर अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी जरूर बात लिख लीजिए, फ्यूजन। कुछ रिएक्शन में आपको लिख रहा हूं, वैसे उनको आपको रटना नहीं है, पर देखी हुई होंगी तो आप परेशान नहीं होगे, एनसीईआरटी में दी हुई है, तो एक बार लिख देता हूं, आप भी एक बार लिख लें कि सन के अंदर कैसी अभिक्रिया चल रही है। रटना नहीं है, बस एक बार देख लेंगे तो क्या डर नहीं लगेगा, और थोड़ा सा उसके साथ मामला सेट हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं कोने में, याद नहीं करना, ताकि आप परेशान ना हो, कभी नहीं पूछी गई। और ये कहना क्या चाहता है वो आपको मैसेज समझ में आना चाहिए। अब सिर्फ पढ़ें क्या हो रहा है। 1H1 दो हाइड्रोजन जोड़े ड्यूटेरियम बनाया, दिस इज फ्यूजन।
फ्यूजन का मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा। बस देखिए 2H1 2H1, दो ड्यूटेरियम जुड़े हीलियम बनाया, दो ड्यूटेरियम जुड़े ट्रिटियम बनाया। सिर्फ फील करिए, ये ट्रिटियम है 3H1, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, कभी सुना हो आपने, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये सब क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं। क्या बात सही है? सिर्फ ध्यान रखना है, देख लिया, बाकी रटने की आवश्यकता नहीं। बोले क्या ये बात ओके है क्या? फिशन एंड फ्यूजन सवाल आएगा, जहां से हेडिंग है बाइंडिंग एनर्जी, पन्ना पलटिए, वहां इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जहां हमने हेडिंग डाली थी ग्राफ, जहां सबसे पहली बार बनाया था, ग्राफ को बताइए कितने भागों में तोड़ा है? 3 भागों में। तीनों भाग हमने 2 दिन में एक्सप्लेन करे हैं। जहां बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है वो वाले पेज से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मान के चलिए यहां से न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल, असर्शन रीजन बनता ही बनता है। बढ़े आगे, चलिए। रेडियो एक्टिव, वैसे तो ये पूरा हट गया है पिछले साल से, लास्ट ईयर से। अब सिर्फ एक पैराग्राफ बचा है। पुरानी किताब में तो ये 5 से 6 पेज थे, अब सिर्फ एक पैराग्राफ बचा है और उसको अपन आराम से 1 घंटा पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा अगले लेक्चर में बचा हुआ, इसने अब एक एक लाइन कर दी। बस देखिए, ये रेडियो एक्टिविटी खत्म। ये देखिए इतना सा पैराग्राफ दिया हुआ, ये 3 डिके दिए हुए हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। सवाल यहाँ से पूछा जाता है। पहले ये पूरा टॉपिक था 5 से 6 पेज का, सब हटा दिया, रदरफोर्ड, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बस इतना सा रह गया है। बाकी नीचे वाला तो हमने सारा पढ़ ही लिया है। ये मतलब पॉइंट अब पढ़ना है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इतने पैराग्राफ से काम चलेगा नहीं, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिविटी, आर्टिकल नंबर है 13.6। अब आराम से रिलैक्स होके समझिए, 15-20 मिनट, 25 मिनट आज देखिए, फिर कल सीखेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, यहां से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे बेकरल। इन्होंने दुनिया को सबसे पहले बताया कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई पहली बात तो ये शो करते हैं, आप और मैं रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, उस बात को थोड़ा फील करिए। कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने अंदर से रेडिएशंस को निकालता है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। अगला प्रश्न बनता है ऐसा क्यों करता है? आंसर वही है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक फाइनल न्यूक्लियस स्टेबल ना बन जाए। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने न्यूक्लियस से रेडिएशंस को क्या करता है? एमिट। और ये फिनोमिना कब तक चलता रहेगा? जब तक फाइनल न्यूक्लियाई क्या नहीं बन जाए? स्टेबल। ये जो रेडिएशन हैं ये अल्फा डिके भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं और गामा भी हो सकते हैं। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी। सरल भाषा में किसी को समझाना है तो आपको ये बोलना चाहिए कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ये फिनोमिना न्यूक्लियर फिनोमिना है। कहां से होता है सारा का सारा? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर फिनोमिना है और किस लिए हो रहा है? ट्राई टू गेट स्टेबिलिटी। कब तक चलेगा प्रकृति में? जब तक फाइनल न्यूक्लियस क्या नहीं बन जाए? स्टेबल। 3 तरह के हमारे सिलेबस में है, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। लिखना शुरू करिए, बहुत आसान है, सवाल आता ही आता है। नीट 2024 में भी आया था। बच्चों को ऐसा लगता है कि रेडियो एक्टिविटी हट गया, अल्फा बीटा गामा भी हट गया। अल्फा बीटा गामा सिलेबस में है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। 2024 में भी इस पे प्रश्न आया है।
बढ़े आगे। पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ाइए। बढ़ाने का मतलब है सिर्फ तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ाई करिए, और परेशान और ओवर थिंकिंग का कोई फायदा मिलना नहीं है। आप एक दिन पूरे दिन सोचते रहो, उससे कुछ होना तो है नहीं। परेशान होते रहो, उससे भी कुछ नहीं होना है। सिर्फ होगा पढ़ाई करने से। 2 घंटे 4 घंटे मोटिवेशनल वीडियो सुन लो आप, खूब बढ़िया है ना। खूब यूट्यूब पर स्ट्रेटजी देख लो। एक दिन बाद कुछ याद नहीं रहेंगी, जैसी नींद लेके उठोगे सब गायब। मुद्दा सिर्फ एक ही काम आता है जो मैंने समझा है, कि रफ कॉपी पर की गई मेहनत। फॉर्मूले लिखो, शॉर्ट नोट बनाओ, डायग्राम बना के याद करो, बॉटनी के डायग्राम बना के नोमेनक्लेचर करो, रिएक्शंस लिखो, लिख लिख कर एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो। 5 बार मैं विलियम सिंथेसिस लिखूंगा तो याद क्यों नहीं होगी? मैं देखता रहूंगा उसको, परेशान होता रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। 5 बार विलियम सिंथेसिस लिखो, याद ईमानदारी से आपको याद हो जाएगी। तो अल्टीमेट बात ये है कि भैया लिख कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सीधी सीधी बात है। दूसरी बात मैं आपको और कहता हूँ, ज्यादा तो आप सब समझदार हैं। जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सब काम की है। कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आप रोज सीख रहे हैं। ये जो जर्नी है जिसमें अपन मेहनत कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, जो बच्चे 11वीं से पढ़ रहे हैं, कोटा में रह रहे हैं 3 साल से, तो ये सारी मेहनत काम की है भाई। ये कोई खराब नहीं जाएगी। तो अपन को कोई भी दूसरा विचार मन में नेगेटिव नहीं लेके आना है कि क्या होगा, नंबर कम आएंगे तो क्या करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना 100% दीजिए। आप सभी को ये बात पता है। और दूसरी बात भी है, कोई स्ट्रेटर्जी, कोई मोटिवेशनल वीडियो कुछ भी काम नहीं करेगा। काम करेगा आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन। थोड़ा सा आपको मन कठोर करना पड़ेगा। पढ़ना है मतलब पढ़ना है बस। कॉपी लेकर बैठिए, कुछ कॉम्बो बनाइए। 3 चैप्टर आपके फेवरेट, एक चैप्टर ऐसा लीजिए जो कच्चा पक्का है, एक चैप्टर ऐसा लीजिए जो बिल्कुल नहीं आता। 5 चैप्टर का कॉम्बो बनाइए, उसको 5 दिन में तैयार करिए। इस तरह से कॉम्बो बना बना के चीजों को आगे बढ़ाइए। संभव सब है, अपने बीच में से ही सिलेक्शन होते हैं। हम तो इतने साल से देख रहे हैं, आप में से ही हम हर तरह का उदाहरण दे सकते हैं। आप जिस भी टीचर से ज्यादा क्लोज आप पूछिएगा, जिसके साल भर 500 550 आते हैं, वो वहां पे 670 भी लाया हुआ है। और उल्टा भी संभव है, जो यहाँ लगातार अच्छा कर रहा है, लास्ट के 1 डेढ़ महीने में नहीं पढ़ा, लापरवाही करी, तो उसका स्कोर डाउन भी होता है। दोनों तरह के बहुत तेरे एग्जाम्पल संभव हैं, उपलब्ध हैं, हो चुके हैं। आप किसी भी अध्यापक से टैली कर लीजिए। मुद्दा ये है, यहाँ 400 नंबर आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, उससे भी कोई ज्यादा अपन को महत्व नहीं है। लगातार मेहनत करते रहेंगे, मार्च अप्रैल में स्कोर फिर एकदम से तेज गति से इम्प्रूव होगा। इसलिए बिल्कुल पजल मत होइए, खुश रह के पढ़ाई करिए। पहला लिखते हैं अल्फा डिके। लिखिए अल्फा डिके। अब सबसे पहले अल्फा डिके में अल्फा पार्टिकल होता कौन है? तो सभी को पता है अल्फा पार्टिकल कौन होता है, बताइए। डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ये डबली आयनाइज का मतलब समझते हैं? क्या किया है, हीलियम एटम को 2 बार क्या कर दिया, आयनाइज। आयनाइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना। सर मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं चल पहले हीलियम एटम को सोचो क्या होता है। हीलियम एटम सोचो, हाँ सर सोचो सर। हीलियम होता है 4He2। क्योंकि आप अल्फा कब से सुन रहे हो? मैग्नेटिक इफेक्ट में भी अल्फा सुना, 11वीं में, केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल में अल्फा को जाके ढूंढा, अल्फा दिखता ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, अल्फा कहीं दिख ही नहीं रहा। तो अल्फा है कौन? हर मास्टर अल्फा अल्फा बोलता है, अल्फा है कौन? आओ अल्फा को सोचें। पहले 4He2। जल्दी से बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी? नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। ठीक है, अब चित्र बना रहा हूं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सोचो 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ताकि कुल चार्ज कितना हो जाए, 0। बेटा ये फोटो है हीलियम एटम की। अब आपने किया भाई साहब डबली
आयनाइज, क्या किया? डबली आयनाइज। अब आयनाइज का मतलब क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन निकालना। कितनी बार? अगर दो ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों निकल गए, तो बताओ बचा क्या? केवल दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। और यही कहलाता है अल्फा पार्टिकल। आपने याद भी किया, बी आर वाई सर ने बताया भी हो, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज डबल होता है प्रोटॉन का। देखो डबल है, देख लो, प्रोटॉन के डबल। किसी को मास याद है कितना होता है? 4 टाइम्स। भाई साहब रटा हुआ है 4 टाइम्स। आज देखो 4 टाइम्स कैसे आया? दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर, तो बताइए कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। तो अल्फा का मास 4 टाइम्स होता है, अल्फा पे चार्ज 2 टाइम्स। तो पहले ये समझो अल्फा पार्टिकल कौन है। आपको अल्फा पार्टिकल की फील नहीं है, आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं है। ये है हीलियम एटम, और हीलियम एटम को जब डबली आयनाइज कर देते हैं तो बनता है अल्फा पार्टिकल। पूछा गया है नीट में, अल्फा पार्टिकल में कौन होते हैं? तो आंसर है अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन बोलोगे क्या? ना, ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके, डबली आयनाइज। आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिया हुआ एक एक लाइन है, पर अपन पूरा 3 से 4 पेज पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा, क्योंकि सवाल आता है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बोले क्या बात ओके है? एनसीईआरटी करनी जरूरी है, अभी समय है, 75-80 दिन, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, पूरी एनसीईआरटी नहीं करें तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वॉल्यूम 1 के, वो मैं लेकर आ रहा हूँ। अभी 100 क्वेश्चन छांटे हैं, उनके टाइप कर गए हैं, सॉल्यूशन बन के आ जाएंगे। एक रिवीजन फाइल बना रहे हैं, ये सब आपके सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। अंत में बच्चा इतना पजल होता है कि सर क्या पढूं। ये अच्छे बच्चों की बात बता रहा हूँ, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो तो मस्त है। अच्छे बच्चों की बात बता रहा हूँ कि सर आप ईमानदारी से बताओ, मैंने समय पर ईएलपी करी, समय पे मॉड्यूल किया, एनसीईआरटी आपने साथ साथ कराई, सब कुछ मैंने प्रैक्टिस करी। फिर ना अब मार्च अप्रैल में सब संभव तो नहीं है, सारा कैसे पढ़ूंगा सर? तो सर कुछ ऐसा ऑथेंटिक सोर्स हो सर, जिसको करने पर मैं अच्छा फील करूं, उसमें सर सब कुछ आए। एक रिवीजन फाइल बनाइए, डालिए, देखो ऑप्टिक्स की बन गई, मॉडर्न की बन गई। आप उसको सिर्फ पन्ने पलट के भी देखोगे ना 10 मिनट, आपको मजा आ जाएगा। यार उसमें जेई मेन के सवाल भी हैं, एनसीईआरटी के सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, एग्जाम्पलर के भी सवाल हैं, अपने क्लास नोट्स के भी सवाल हैं। वो ऐसे परफेक्ट सवाल हैं जिसको करने पे पूरा चैप्टर कब्जे में आ जाता है। उसका नाम है फैक्टर 45। ये फैक्टर 45 का क्या कॉन्सेप्ट, अगर आपने आगे का इंडेक्स पढ़ा हो तो बहुत बढ़िया इंडेक्स लिखा हुआ है। उसमें मैंने ऐसा लिखा कि ऑप्टिक्स की बात करूं, अभी वही लेटेस्ट बनाई है, कि पिछले 5 साल में उसमें से आए लगभग मान लो 18 सवाल, 4 4 4 3 3, 18 सवाल आए। इसमें कितने का भाग दिया? 5 का। 5 दिया 15, 3.6 आ गए। एवरेज कितना आ गया बताओ? 3.6। इसको मैंने गुणा किया किससे? 45 से। 45 से क्यों गुणा किया? अपने रिवीजन के फैक्टर को, क्या मैं किसी भी सवाल को कितने टाइम्स, 45 टाइम्स मैं उसकी क्या करूंगा? प्रैक्टिस करूंगा इन प्रोफाइल के सवालों की। इसको गुणा करेंगे तो लगभग ये आया 162 या जो भी आ रहा है। तो अपन ने ऑप्टिक्स से कितने सवाल बनाए? 162। ये क्या एक साइंटिफिक है। अब ईएमडब्ल्यू में 162 नहीं करने पड़ेंगे, पूछो क्यों? ईएमडब्ल्यू में सवाल ही 1 या 2 आते हैं, एवरेज आया 1.5, इसको किससे गुणा करेंगे? 45 से, तो लगभग आएगा 75 सवाल।
आपको सिर्फ ईएमडब्ल्यू के कितने क्वेश्चन करने हैं, 70-75 सवाल की आपका टॉपिक तैयार हो गया। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है। 5 साल का एवरेज इनटू किससे मल्टीप्लाई, 45 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए। इस नंबर ऑफ क्वेश्चन में हमने अपना सारा एक्सपीरियंस डाल दिया कि कौन कौन सी प्रोफाइल के सवाल करने से पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। ये अंतिम समय में बहुत जरूरी है कि सर मार्च अप्रैल में क्या किया जाए, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो काम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं अल्फा डिके की इक्वेशन, ए एक्स जेड। जब अल्फा डिके होता है तो मास नंबर में 4 की कमी आती है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। देखिए ये 4He2 निकला, भाई साहब ये कौन है बताओ। अब ये यही है आपका अल्फा पार्टिकल, यही है आपका अल्फा पार्टिकल। कभी भी रिएक्शन भूल जाएं, आराम से तसल्ली से चेक करें। ऊपर जोड़ो, A-4 + 4 A, Z-2 + 2 Z। देख लीजिए लेफ्ट राइट दोनों मास नंबर एटॉमिक नंबर बैलेंस होने चाहिए। बताइए एनर्जी रिलीज हो रही है, तुक्का मारिए, एक्सो है या एंडो है, एक्सो है। प्रोडक्ट स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। क्यू वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। अपने आप होगी या आपको करवानी है, अपने आप होगी। रिलैक्स होके पढ़िए, ये अल्फा डिके की इक्वेशन है। बोलिए क्या बात ओके है, आगे बढ़े। चलिए आराम से देखिए, एक एक बात को बोलिए। ये कौन है, एक्स, इसे बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। कौन है बताइए, पेरेंट। जो वाई बना ये कौन है, डॉटर न्यूक्लियाई। और साथ में कौन निकला, हीलियम, हीलियम। जैसे सर कोई प्रैक्टिकल रिएक्शन बताओ, याद नहीं करनी, बस ऐसे ही। 238 यूरेनियम टूटकर बनाता है थोरियम, थोरियम बनाता है। ये देखिए, अब खुद देखना, लेफ्ट एंड राइट बढ़िया बैलेंस हो रहे हैं। 234 और 4 238, 90 और 2 92। देख लीजिए, याद रखने का तरीका है, जब जब अल्फा डिके होता है तो ऊपर वाले में 4 की कमी, नीचे वाले में 2 की कमी। क्यों आशीष सर 4 की कमी क्यों आई, आपको समझ में आ रहा होगा। हीलियम का मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। तो याद रखने का जुगाड़ है देसी, कि जब जब अल्फा डिके होगा तो ऊपर वाले में बोले तो मास नंबर में 4 की कमी, नीचे वाले में 2 की कमी। ये याद रखने का जुगाड़ है। और सोचिए आराम से, इस भी तसल्ली करते हैं, पहले आप लिख लीजिए। ये 5 से 6 सवाल हैं मॉडर्न के बोनस। और कितने चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, 3 चैप्टर, 11 12 13। पूरी पूरी एनसीईआरटी इसलिए अच्छे तरीके से करिए भाई, ये शानदार आनी चाहिए। 3 चैप्टर कब्जे में ले लीजिए शानदार तरीके से। बोलो आगे बढ़ूं क्या।
आप मुझे एक बात और बताओ, शायद मैंने आपको पहले भी बताई हो, यार ये एनर्जी रिलीज तो होती है, मान लो 100 जूल हुई, 500 जूल हुई, तो 100 रुपए क्या मिलता है? फोन पे आता है, गूगल पे आता है, क्या आता है? क्या आता है? बताया था आपको, ये 100 रुपया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बात को गंभीरता से सुनिए कि सर आपने बोला एनर्जी रिलीज हुई, सर उदाहरण के तौर पे 100 जूल की एनर्जी रिलीज हुई, तो 100 जूल का क्या होगा? मुझे गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे, या मुझे बोरा मिल जाएगा, मैं बोरा घर उठा के ले जाऊंगा, क्या होगा? ये 100 जूल जो रुपया मिलता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। तो ये पॉइंट पे लिखिए, द एनर्जी रिलीज, द एनर्जी रिलीज in the above reaction, in the above reaction is obtained, is obtained, is obtained in the form of, in the form of kinetic energy of products, in the form of kinetic energy of products। इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, रिएक्शन देखना मन खुश हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर Q। ध्यान से देखिए, तसल्ली से, y और अल्फा जो मिलेंगे वो रुके हुए नहीं मिलेंगे, ये चलते हुए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सर आप अपने हाथ का स्टाइल देखो तो आपने क्या किया, चलते हुए मिलेंगे। कैसे अपोजिट क्यों भगाए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गन बुलेट सिस्टम। पहले पूरा सिस्टम रेस्ट में था, बुलेट आगे तो गन। तो क्या आप हाथ भी फिजिक्स के हिसाब से चलाते हो? हाँ, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हाथ टेढ़े मेढ़े क्यों चलाएं? यूं चलेंगे, ऐसे क्यों चलेंगे? यूं जाएंगे, ऐसे जाएंगे, अपोजिट। मतलब वाई और अल्फा जो बनेंगे वो एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। गन बुलेट क्यों नहीं सोच पा रहा? गन बुलेट, इनिशियली गन बुलेट रेस्ट में थी, अगर बुलेट ऊपर तो गन, बुलेट आगे तो गन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन बातों को महसूस करिए। पहली बात सर आपने क्या बोला, ये जो 100 रुपया मिला ये किस रूप में मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई चलेगा या अल्फा चलेगा? ये देख, दोनों लिखा है, देख पहली क्वेश्चन देख, वाई की एनर्जी प्लस अल्फा की एनर्जी बराबर क्यू। अब दूसरा वो देखिए, दो भी बढ़िया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको फील करिए, इसको फील करिए। मेरे पास पहले था x जो कि किस में था? रेस्ट में, टूटा अल्फा में और y में। ये दोनों एक दूसरे के कहां गए? विपरीत। क्यों विपरीत गए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों को अपोजिट जाना ही पड़ेगा। लिखना शुरू करिए। माना इसका मोमेंटम है P1, इसका मोमेंटम है P2। रिएक्शन यहां एक बार और लिख दीजिए, ऐसे ही डर हटेगा। मन में वही सेंटेंस बोलिए, ऊपर 4 की कमी, नीचे 2 की कमी। ऐसे ही समझ में आता है धीरे धीरे। समय उसको जितना चाहिए भाई उतना देना ही पड़ेगा। आप सोचो मैं 2 मिनट में खींच लूंगा, ऐसे नहीं होगा। लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में वो बैठाने में जितना समय चाहिए देना पड़ता है। बोलिए क्या पढ़ूं आगे? ये P1 P2 क्या लिखा है बताइए? मोमेंटम। अब खुद लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल 0, फाइनल, एक का P1 दूसरे का -P2। माइनस क्यों? अपोजिट जा रहा है।
एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² / 2m। p p दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स। अब आ जाइए आराम से, p दोनों टुकड़ों का सेम है। कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, तो कंजर्वेशन और टोटल एनर्जी और मोमेंटम कभी देगा ही नहीं साथ में। कंजर्व एनर्जी तो हमेशा ही क्या रहती है, कंजर्व रहती है टोटल एनर्जी। मास कम हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा तो है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। चले आगे बढ़े क्या। अब ध्यान से देखिए जो मैं अगली चीज लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मास के, भाई साहब ये बहुत तगड़ी बात है, ये मैकेनिक्स में आपको ले चलता हूं। गन बुलेट में तेज कौन चलता है, बुलेट या गन, वो यहां से फील आएगी। बुलेट का मास, काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने ये लगा दिया 12mv², आप उलझ जाओगे। बुलेट का मास कम है पर वेलोसिटी, पता नहीं चलेगा आपको एनर्जी से क्या सीखना है। ये लगाओगे p²/2m, भाई साहब आनंद आ जाएगा। कितना सटीक बता रहा है। गन भारी होती है, गन का मास ज्यादा है, तो गन की काइनेटिक एनर्जी, रिकॉइल बहुत कम होती है पीछे। अब मैं यही लगा रहा हूं, ध्यान से देखना आंखें खोलकर, वाई की काइनेटिक एनर्जी बटे अल्फा की, इनवर्स है लाला, इनवर्स। अगर वाई यहां ऊपर आ रहा है तो यहां वाई, यहां अल्फा नीचे तो यहां अल्फा। अल्फा का मास बताइए 4, वाई का मास बताइए A-4। तो एक इक्वेशन ये और आ गई। एक इक्वेशन कौन सी आई थी, y प्लस अल्फा बराबर क्यू। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है A-4/A/Q। इस पे 2 बार एम्स में सवाल पहले आया हुआ है। अब एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, पर उसने अल्फा डी के 2 लाइन में तो लिखा है। इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं जो आपको नहीं आता हो, मैकेनिक्स लगी, मैकेनिक्स लगी, इसलिए ये फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं कि भाई अपन को आना चाहिए। क्या चीज हुई है मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, आप आराम से पहले इसको नोट डाउन करिए। बोलिए। क्या आगे बढ़े, ये क्या चीज आई बताइए। जो क्यू रुपा था वो कितने लोगों में बटा,
दो लोगों में, अल्फा में और वाई में। ये फॉर्मूला है अल्फा को कितना रुपया मिला। तो फॉर्मूला है ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू क्यू। कहां से आया ये इक्वेशन, और इसको वैल्यू पुट करोगे आंसर ये आएगा। ये अपन को याद होना चाहिए। और सर अल्फा आपने 2 पेज भरा दिया, अब 2 मिनट में इसको कंक्लूड करता हूं। अल्फा में मुझे क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, आइए देखिए। तो लिखिए अल्फा डिके शॉर्ट रिव्यू कि सर परीक्षा में 2025 में अल्फा के लिए मैं क्या क्या पढ़ के जाऊं, 1 मिनट में मुझे आप एक बार रिव्यू कर दीजिए। बिल्कुल रिव्यू कर देता हूं। एनसीईआरटी में तो केवल एक लाइन है, पर अपन को एक बार पूरा अच्छे से आना चाहिए, फिर अपन बीटा पे आएंगे। चलिए बोलिए, मास नंबर में कितने की कमी, 4। एटॉमिक नंबर में 2 की। कौन निकलेगा, 4 हीलियम 2 प्लस एनर्जी रिलीज। बताइए क्या बात ये ओके है। देख लीजिए तसल्ली से, ये याद होनी चाहिए। और बताइए क्या पता होना चाहिए, अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू क्यू। ये जो क्यू रिलीज हो रहा है वो किस किस के पास जा रहा है बताइए, वाई और अल्फा के पास। बहुत बढ़िया, वाई प्लस अल्फा। कभी कभार पूछ लेता है ये क्यू कहां से आया होगा। पूरे चैप्टर की एक ही आत्मा है, आइंस्टीन मुस्कुरा रहे हैं। जो भी एनर्जी आ रही है मास में कमी की वजह से आ रही है। इस बात को दिमाग में बैठाओ कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये मास ही एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट। मतलब रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है। और ये जो मास में कमी आई यही किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी में, mc²। मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। इस बात को फील करिए। ये पता पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूले भी नहीं है, एक ही बात है जो अंडरलाइन है, मास में कमी। थोड़ा इसको विचार करिए 2 मिनट 3 मिनट, तो क्या दिमाग पे ज्यादा रटने का बोझ नहीं आएगा। किसका मास ज्यादा, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में कौन है, एक्स, माइनस प्रोडक्ट में कौन कौन बना, वाई और हीलियम। ये देख वाई और हीलियम इंटू c²। बताइए क्या आगे बढ़े। आज घर बैठकर इसको चैप्टर नंबर 13 तैयार करो। समय देना पड़ेगा, 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे तो देने पड़ेंगे भाई। क्लास नोट्स, एनसीईआरटी लेकर बैठो, हेडिंग अच्छे से, उसके ग्राफ, कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब काम होगा। एक एक ग्राफ, एक एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कंटेंट 100% एकदम फील के सर एक एक टॉपिक कवर किया है, एक एक ग्राफ एनसीईआरटी का एक, उससे मुझे तो पता ही है भाई, मैंने ही तो नोट्स लिखवाए हैं। आप खुद एक बार पढ़ के देख लो कि हाँ फिशन हो गया, फ्यूजन पढ़ा दिया, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा दी, कर्व बता दिया, ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया, न्यूक्लियर फोर्स आ गया, सारी प्रॉपर्टी आ गई। अपन को अच्छा लगता है कि हाँ 100% अपन ने कवर कर लिया, वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आगे आइए, बीटा डीके। बीटा डीके 2 तरह का होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस।
बीटा माइनस में एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 1 मिनट, आप कह रहे हो नींद में हो, आप देखो खुद ही क्या कर रहे हो। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, क्या कर रहे हो सर ये? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? न्यूक्लियस में तो कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही खास बात है, सही लिखा है। अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है भाई। एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, यही टॉपिक की खास बात है। अब इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है तो कैसे निकलता है? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तभी इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो भाई बीटा 15 मिनट का बच्चा है, गामा 2 मिनट का है। एक्सरे पढ़ाऊंगा। वैसे एनसीईआरटी में कहीं एक्सरे है नहीं थ्योरी में, पर 11.1 सवाल दे रखा है और वहीं से नीट 2023 में भी आया है। तो अपन रिस्क नहीं लेंगे, अपन एक्सरे भी पढ़ेंगे। तो अब 2 घंटे की क्लास बची हुई है, तो या तो अपन रेगुलर में कहीं ले लेंगे या किसी एक दिन अपन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जैसा भी प्लान होगा, मेरी इच्छा रहेगी रेगुलर में ही आ जाए ताकि अपन एक्स्ट्रा अपन को आना नहीं पड़े। अगली कक्षा में हमारा पूरा मॉडर्न फिजिक्स तैयार हो जाएगा और यहाँ हमारे 3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, 11, 12 और 13। ठीक बात है। सेमीकंडक्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरे सर पढ़ाएंगे कोई। ठीक है, मेरा मॉडर्न तक का ही है, तो 11, 12 और 13 ये अपन अगले लेक्चर में इसको पूरा खत्म कर ले। ठीक बात है। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के लिए टाइम टेबल देखते रहें, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। रेगुलर होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपन अलग से बुलाकर एक्सरे पूरा कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।